हेलो फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग लास्ट क्लास में अध्याय 4 पे चर्चा किए थे। आज हम लोग अध्याय 5 पे आएंगे। हमारा टॉपिक जो है आज का राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो आज हम इन पहलुओं पे चर्चा करेंगे और इन पे समझने का प्रयास करेंगे कि राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य का स्वरूप कैसा था। तो शुरुआत करते हैं हम लोग चुनाव का दिन। जो एक बॉक्स है उसमें से तो एक लड़का बना हुआ है जिसका नाम शंकरन है। तो उसी को बनाकर एक छोटी सी स्टोरी बनाई गई है। समझते हैं। जब शंकरन उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव के केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वो इतने से उत्साहित क्यों थे। उसके नाना जी ने उसे जल्द में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। तो देखिए, जो वोट डालने की प्रक्रिया या जो उसके नाना ने उससे कहा कि आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं, तो आज के समय में जो हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं तो कहीं ना कहीं हम गणराज्य के अंतर्गत भी चुने ये पढ़ेंगे कि जो है गणराज्य में लोगों का या जो राजा थे उनका चुनाव कैसे होता था। तो इसीलिए ये कहानी बताई गई है कि आज कैसे चुनाव होता है। जैसे आज लोग जो शासन की प्रणालियां हैं, जैसे लोकतंत्रात्मक शासन, राजतंत्रात्मक शासन और अध्यक्षात्मक शासन, मार्क्सवादी, तो ये जितने टाइप के कहीं ना कहीं देशों में कोई ना कोई शासन प्रणाली है, तो इनका चुनाव भी कैसे होता है और प्राचीन समय में कैसे जो है चुनाव होता था। तो ये इसी पे हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। तो देखते हैं कुछ लोग शासक कैसे बने। तो यह हम लोग समझेंगे शासक बनने की प्रक्रिया कैसे हुई या कैसे लोग शासक बने। लिखा कि लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत पहले लोग शासक वैसे बनते थे। करीब 3000 साल पहले कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। तो जैसे जो कबीले का मुखिया होता था वो यज्ञ वगैरह करता था, तो एक प्रतिष्ठा उसको प्राप्त हो जाती थी, उसको बाद में राजा मान लिया गया। तो उसमें लिखा है कि अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहाँ अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब ये होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। तो कहने का मतलब है कि जो राजा अश्वमेध यज्ञ करता था एक घोड़ा छोड़ता था। वो घोड़ा जहाँ जहाँ से गुजरता था, अगर उसको कोई राजा नहीं रोकता था तो वो ज़मीन उस राजा की हो जाती थी, वो उसके साम्राज्य में वो शामिल हो जाता था। अगर किसी राजा ने उसके घोड़े को रोक लिया तो घोड़ा छोड़ने वाले राजा से युद्ध करना पड़ता था। अगर वो राजा उसको पराजित कर देता था तो उसकी अधीनता वो स्वीकार करता था और हारा हुआ राजा, जो अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा है, उसके यहाँ वो आता था और अश्वमेध यज्ञ में भाग लेता था, उसके लिए उपहार वगैरह लाता था। तो अश्वमेध यज्ञ जिससे राजा को एक प्रतिष्ठा प्राप्त होती थी और वो एक शक्तिशाली राजा के रूप में उसकी ख्याति होती थी। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। तो जो सारथी है उसका वो राजा के साथ युद्ध में होता था और यज्ञ के अवसर पर वही उसके जो है उपलब्धियों का गुणगान करता था। अगर आज के समय में देखें, जैसे राष्ट्रपति जब संसद के सत्र में उनको बोलने का मौका मिलता है तो वो पार्टी जो राजनीतिक पार्टी होती है, जो सत्ता होती है, उसकी उपलब्धियों को गिनाते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा मिलता जुलता ये उदाहरण है। राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानियों तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की प्रक्रिया को देखना भर था। तो जो अन्य राजा आते थे वो केवल बैठकर यज्ञ की प्रक्रिया को देखते थे, क्या क्या हो रहा है। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। जो पंडित होता था
वो राजा के ऊपर जल छिड़क कर अनुष्ठान करता था। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे, उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। तो ये छुआछूत की भावना कहीं ना कहीं ये यहाँ उजागर हो रही थी। अब वर्ण देखिए, पीले रंग का जो ऑरेंज कलर का बॉक्स है उसमें वर्ण के बारे में बताया गया है। लिखा है उस समय 4 सामाजिक वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। अब यहाँ इनका काम भी दिया हुआ है, किसका क्या काम था। ब्राह्मणों का काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था, जिसके लिए उन्हें उपहार मिलता था। क्षत्रियों का काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। वैश्य के काम खेती, पशुपालन तथा व्यापार थे और शूद्रों का काम अन्य तीनों वर्गों की सेवा करना था। तो यहाँ इन जो समाज में 4 वर्ण व्याप्त थे उनके यहाँ काम बताया गया है। अब आगे देखते हैं जनपद। तो हम लोग जनपद के बारे में चर्चा करते हैं। इसमें लिखा है कि महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाते थे। तो जो ये यज्ञ करते थे तो जब इनके साम्राज्य विस्तार हो जाता था तब ये जन के राजा नहीं जनपद का रूप ले लेता था, तो जनपद के राजा कहे जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होती है, जहाँ लोग रहते हैं। जन मतलब लोग। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 में दिखाए गए हैं। तो यहाँ अभी हम लोग मानचित्र देखते हैं। तो लिखा है पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा में प्रमुख है। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूँ, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। तो ये जनपद के लोगों की जीवन शैली के बारे में बताया गया है। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे, उनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात के रूप में जाना जाता है। जैसा कि इनके नाम से यह स्पष्ट है कि इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है, आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों से हैं। तो एक ये देखिए नेक्स्ट लास्ट इसी पेज पे, इससे पहले वाले पेज पे जाइए। देखिए यहाँ किनारे एक जो है चित्र धूसर पात्र का चित्र बनाया गया है। लिखा है कि इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ ही हैं। तो शायद कटोरी ही है। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने हैं। शायद इसका प्रयोग खास मौके पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। अब देखिए इधर महाजनपद में कह रहा है कि करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इसके चारों लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई जाती थी। तो ये महाजनपद चारों दीवार बनी थी, कहीं ना कहीं सुरक्षा की दृष्टि से इसको बनाया जाता था। तो देखिए यहाँ जो है, अगर हम लोग प्राचीन भारत में देखें प्राचीन समय में तो 16 महाजनपदों का उल्लेख हमको मिलता है, जैसे बौद्ध ग्रंथ महावस्तु, अंगोत्तर निकाय और भगवती सूत्र जो जैन ग्रंथ हैं। जिसमें देखिए कुछ महाजनपदों के नाम हैं, कौशाम्बी जैसे है, वज्जी है, मगध है, पांचाल हैं। तो ये महाजनपद हैं, इनको आप लोग नोट कर लीजिए या याद कर लीजिए। अब देखिए कह रहा है कि ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया होगा। जो अभी हमने चर्चा की कि जो दीवार वगैरह बनाते थे या किले बनाते थे। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री, पुरुषों तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इनके लिए साधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। तो दीवारों को बनाने का क्या उद्देश्य था कि हम लोग सुरक्षा की दृष्टि से इनको बनाया जाता था और इसमें काफ़ी परिश्रम भी जो है लोगों के द्वारा किया गया। देखिए ये कौशाम्बी की दीवार का जो है ये चित्र दिखाया गया है, लिखा है लेफ्ट में कौशाम्बी के किले की दीवार। यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले। तो पहले जो है कौशाम्बी वत्स महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी और उसमें इलाहाबाद, बांदा जैसे ज़िले भी आज के जो इलाहाबाद और बांदा
ज़िले हैं वो भी इसमें शामिल थे। तो कौशाम्बी कभी आप लोग जाइए, आज भी वहाँ पे जो है जो दीवार घेरी गई है, जो वहाँ का आर्कियोलॉजिकल साइट है, तो वहाँ आपको मिट्टी की दीवार भी घेरी गई है, पारिखा बनाई गई है, आप उसको देख सकते हैं। अब राजा सेना रखने लगा था। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि राजा के कबीले के लोग सेना में भर्ती होते थे, कोई अस्थाई सेना नहीं थी, ज़रूरत पड़ने पर वहीं के लोगों को सेना में भर्ती कर लिया जाता था। लेकिन अब यहाँ राजा सेना रखने लगा था क्योंकि उसके साम्राज्य विस्तार हो गया था। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में हम लोग अध्याय 8 में पढ़ेंगे। तो थोड़ा हम आहत सिक्कों के बारे में बता देना चाहते थे। तो ये आहत सिक्के जो है तांबा और चांदी के होते थे, लेकिन उसमें अधिकांश जो है चांदी के निर्मित होते थे। इसमें जैसे चंद्र, सूर्य, स्वस्तिक, मेरु, ये सब जो है प्रतीक चिन्ह उसमें ठप्पे मार के बनाए जाते थे। तो सबसे प्राचीनतम सिक्के इन्हीं को माना जाता है। अगर इनकी टाइम पीरियड देखें तो लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व जाता है। तो और ये सिक्के ज़्यादातर गणराज्यों में ही प्रचलित थे। अब देखिए, लिखा है कि महाजनपदों के राजा ऋग्वेद में लिखित राजाओं से किस प्रकार भिन्न थे, दो अंतर बताओ। तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको लिखकर बताइए। अब कर, हमने पिछले क्लास में पढ़ा कि कर की कोई नियमित व्यवस्था नहीं थी। उपहार प्रणाली थी, जो अनाजों का लेन देन या वस्तुओं का लेन देन था, उसी के आधार पर जो है कर लिया जाता था। तो लिखा है कि महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता थी, इसलिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती था। महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लगाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर नियमित रूप से कर वसूलने लगे। तो देखिए वो किस रूप में कर लेते थे, किन किन चीज़ों पर लगाते थे। नंबर 1 पर लिखा है फसलों पर कर। तो जैसे फसलों पर किस रूप में लिया जाता रहा होगा, जैसे फसल हुई तो एक कोई राज्य के द्वारा एक हिस्सा या परसेंटेज तय कर दिया जाता था कि इतने उत्पादन पे इतना हम लेंगे। कारीगरों के ऊपर लगाए गए कर, पशुपालकों को जानवरों के उत्पाद के रूप में लगाए गए कर, मान लो जानवर दूध दे रहा है तो दूध, घी, मक्खन आदि के रूप में। व्यापारियों को सामान पर कर देना पड़ता था, जो जिस सामान को व्यापारी होते थे। आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी पड़ती थी। तो जो शिकारी और खाद्य संग्राहक थे, जो जंगल से वस्तुएं इकट्ठा करते थे, तो उनको भी उनमें जो इकट्ठा की गई वस्तु उनमें से एक अंश देने पड़ते थे। लेकिन अभी भी देखिए कर के रूप में मुद्रा व्यवस्था का प्रचलन नहीं था। कहीं न कहीं ये वस्तु आधारित ही कर था। अब कृषि में क्या परिवर्तन आया देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है, इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। पहले लकड़ी के हलों की जो है खेती होती थी, अब कठोर ज़मीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई, क्योंकि गहरी जुताई होती थी तो बीज उसमें नमी भी बनी रहती थी और बीज अच्छी तरीके से उसमें अंकुरित हो जाते थे। दूसरे, लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया था। खेतों में बीज छिड़क कर धान के उपजाने के बजाय धान की पौध तैयार कर उनका रोपण शुरू किया। पहले कैसे होता था कि जब शुरुआत में तो केवल धान के बीज को ही छिड़क दिया जाता था। अब क्या किया जाने लगा, जैसे आजकल होता है, भले धान के बीज को छिड़क कर पौधे तैयार किया जाता था तो उनकी रोपाई की जाती थी, जैसे आज होता है। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। तो ज़्यादा पैदावार होगा तो राजा को कर भी ज़्यादा संख्या में मिलेगी, इससे राज्य शक्तिशाली होंगे। क्या तुम बता सकते हो राजा इन परिवर्तनों को प्रोत्साहित क्यों देते होंगे, क्या प्रोत्साहन क्यों देते होंगे? तो प्रोत्साहन इसीलिए देते होंगे जब उपज भी होने लगी, उनको कर भी मात्रा में बढ़ने लगा, तो एक शक्तिशाली साम्राज्य का कहीं न कहीं विस्तार हुआ होगा और अस्थायी सेना को रखने के लिए भी उनके पास पर्याप्त संसाधन हो गए होंगे, जिससे राज्य की सुरक्षा बनी रही। और लिखा है सूक्ष्म निरीक्षण मगध। हम लोग अब मगध पे चर्चा करेंगे। तो मानचित्र पे अभी देखो मगध, वहाँ हमने आपको बताया ही है, एक शक्तिशाली महाजनपद था। तो लिखा है कि लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। इस प्रक्रिया के दौरान जो है मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना। गंगा और सोन जैसी नदियाँ मगध से होकर बहती थीं। ये यातायात, जल वितरण और ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण थीं।
मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने की लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी थे। तो देखिए, ये जो मगध की परिस्थितियाँ थी या जो वहाँ के संसाधन थे, जो है गंगा और सोन जैसी नदियाँ और महत्वपूर्ण जो है जंगल, जिनसे उनकी लकड़ियों को काफ़ी उपयोग में लाया जाता था, वहाँ के हाथियों को पकड़कर प्रशिक्षित कर सेना में शामिल किया। तो ये परिस्थितियाँ कहीं ना कहीं, और इसकी राजधानी जो राजगृह थी वो कहते हैं कि 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। तो इन्हीं परिस्थितियों ने मगध के उत्कर्ष में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि जो कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक शक्तिशाली महाजनपद बनकर उभरा। अब कह रहा है नेक्स्ट पेज पर, मगध में 2 बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु हुए। अन्य जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह, जो कि आधुनिक राजगीर है, गया के पास है, तो इसकी मगध की राजधानी राजगृह ही थी। कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया। उदयन जो था उसने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाई थी, जो आज का पटना है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए और बढ़िया से कंठस्थ कर लीजिएगा। 2300 साल से भी पहले की बात है। मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। मैसिडोनिया, या आप कह सकते हैं यूनान का। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। तो ये याद कर लीजिएगा वो किस नदी तक पहुंचा था भारत में, तो ब्यास नदी तक। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। तो इसलिए उसके, क्योंकि मगध एक शक्तिशाली महाजनपद था ही, और उनके सिपाहियों को, सिकंदर के सिपाहियों को कहीं ना कहीं ये सूचना थी कि, इसीलिए वो डर कर ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। अब वज्जी संघ के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसा कि ये भी एक गणराज्य था और इसमें 8 संघ थे। तो जैसे कह रहा है, जैसा तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नज़दीक ही वज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली, वो भी बिहार में ही है। ये एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, जिसे गड़िया संघ कहते हैं। तो हम बात करते हैं गड़िया संघ किसे कहते हैं। अभी इसको पहले पढ़ लेते हैं। गड़िया संघ में कई शासक होते थे और इसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वो मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। तो कौन कौन हिस्सा नहीं ले सकते थे? स्त्री, दास और कमकार इन सभाओं में। अब देखिए गण की, अगर हम गण पे चर्चा करें या संघ जिसको कहते हैं, या वर्तमान में जिसको रिपब्लिक कहते हैं, तो देखिए भारत भी एक गणराज्य है। यहाँ का जो राष्ट्र प्रमुख होता है वो राजतंत्रात्मक व्यवस्था में लोगों के द्वारा चुना जाता है। तो जहाँ लोगों के द्वारा चुना जाता है वो जो है क्या कहते हैं, वहीं गण व्यवस्था कही जाती है। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ बहुत से राजा होते थे। जैसे कहते हैं वैशाली संघ में या वज्र संघ में ही 7707 राजा थे। और उसमें कहता है कि उसमें भी राजा, उपराजा, जो है भंडागारिक, संस्थागार, ये सब टाइप की उसमें व्यवस्थाएं थी या लोग बैठते थे। और जितने राजा बनाए जाते थे सभी लोग एक साथ यज्ञ करते थे। कोई अनुष्ठान होता था एक साथ करते थे और किसी भी निर्णय पर एक साथ मिलकर चर्चा करने थे। तो कहीं ना कहीं ये जो है निरंकुशता की ओर इंगित नहीं करता है, ये राजतंत्रात्मकता की ओर इंगित नहीं करता है, ये लोगों के शासन की ओर इंगित करता है। तो आज के गणराज्य और प्राचीन समय के गणराज्य में थोड़ा बहुत डिफरेंट है, क्योंकि उस टाइम संघ में कई राजा होते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। अब देखिए जो है कोष्ठक में, अच्छा थोड़ा लास्ट में चलते, थोड़ा बच्चा है इसको पढ़ के तब कोष्ठक वाला हम देखते हैं। लिखा है कि कई शक्तिशाली राजा इन
संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट अध्याय में अध्याय 9 में पढ़ेंगे। अब देखिए, कह रहे हैं ना, कई शक्तिशाली राजा इसको जीतना चाहते थे। तो वैशाली या जो वज्जी संघ था उसको भी अजात शत्रु जो है वो जीतना चाहता था, लेकिन वो इतना शक्तिशाली था। मैंने उस बताया कि 8 संघ उसमें मिले हुए थे। तो उसी पे एक कहानी है कि वो जीतना चाहता था तो उसने बहुत यत्न किया लेकिन वो जीत नहीं पाया। तो उसने महात्मा बुद्ध से जो है सलाह ली। उसने अपने मंत्री वस्त्रकार को भगवान बुद्ध के पास भेजा और कहा कि उनसे पूछो कि जो है वज्र संघ को कैसे जीता जा सकता है। तो यही देखिए बॉक्स में यही जो है बताया गया है कि वज्र संघ का यह वर्णन दीघ निकाय से लिया गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आप लोग दीघ निकाय को याद कर लीजिए कि कहाँ से लिया गया है। दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। करीब 300 साल पहले इन्हें लिखा गया था। अब अजातशत्रु के देखो जो वज्र संघ को जीतने की भी जो चर्चा है उस पर हम लोग बातचीत करते हैं। अजातशत्रु वज्र संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। अब देखिए जो ये अजातशत्रु लिखा हुआ है ये पाली भाषा या प्राकृत भाषा में लिखा गया है और अजातशत्रु जो है ये शुद्ध जो हम लोग संस्कृत या जो भी भाषा रही हो, हिंदी समझे या संस्कृत, उन्होंने अपने मंत्री वस्त्रकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा था। तो उसने अपने मंत्री वस्त्रकार को बुद्ध के पास भेजा कि उनसे पूछे कि वज्र संघ पे हम कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्र सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता तो उन्हें कहा कि वज्रवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक, देखिए ये वो परिस्थितियाँ थी जो वज्र संघ को शक्तिशाली बनाई हुई थी। नंबर 1, वह पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे। इसका मतलब है कि कोई भी मुद्दा हुआ तो उस पर वो लोग नियमित सुनवाई करते थे, उस पर चर्चा करते थे। दूसरा, आपस में मिलजुल कर काम करते थे, सबकी सहमति से मतलब काम करते थे। इसलिए वहाँ किसी प्रकार की ऐसी मुश्किल नहीं आई कि वो लोग उसका सामना ना कर सकें। पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, जब तक उनके नियम हैं उसका पालन करते रहेंगे। बड़ों का सम्मान समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। जैसे भी किसी कोई उनकी सभा में बुजुर्ग है या बड़ा है, प्रतिष्ठित पद पर है, कोई बात कह रहा है तो उनकी बात पर भी वो ध्यान देते थे। वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गांव में चैत्यों का रख रखाव करेंगे और विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। तो ये परिस्थितियाँ थी जो उन पे जो है ये थी जो उनको मजबूत बनाए हुई थी। तो वस्त्रकार ने अजातशत्रु ने एक ऐसा ढोंग रचा कि उसने मिलजुल कर वस्त्रकार के साथ ऐसा किया कि उनको अपने राज्य से या देश से निकाला कर दिया और तब वो जाकर वज्र संघ में चला गया और वहाँ की सारी कमियों को उसने अजातशत्रु से जो है वहाँ की सारी कमी अजातशत्रु को उसने बताई। और जब इन कमियों को जो शत्रु को पता चल गया तो उसने वज्र संघ के ऊपर आक्रमण कर उसको अपने साम्राज्य में मिला लिया। इस प्रकार मगध साम्राज्य एक और महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। तो आज का चैप्टर यहीं पर हम लोग ख़त्म करते हैं। आप लोगों को क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइए। नए लोग हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फिर हम लोग आगे क्लास में भी नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे जो नया टॉपिक होगा हमारा। तब तक के लिए धन्यवाद।